तो गाइस कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होगे। तो आज मैं स्वैलो स्टार की नोवेल एक्सप्लेनेशन लाने जा रहा हूँ। अल्लो ये थोड़ा शॉर्ट्स में एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन मैं उन सारे चैप्टर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट को डिस्कस जरूर करूंगा, जिससे कि आपको वो सारी कहानी समझ में आ जाए। और ये बहुत ही स्पीड में होने वाला है, क्योंकि मैं इसको जितनी जल्द हो सके उतनी जल्दी खत्म करने वाला हूँ। और जिन्होंने इसके एक्सप्लेनेशन को पहले से भी देख रखी है, वो भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। और मैं एक ही साथ कई सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आशा करता हूँ कि आपने पहले वाले एपिसोड्स को देख रखा होगा। नहीं देखा होगा तो आप लोग मेरे चैनल के अंदर जाके पहले की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि लू फेंग की बहस एक नाट से भी हो चुकी होती है, और कई लोगों को लू फेंग पर शक भी होने लगा होता है कि कहीं लू फेंग ही ब्लेड रिवर एम्पर तो नहीं है। और फिर लू फेंग इसके बाद ट्रेजर वर्ल्ड में भी जाता है, ताकि उसे वहां से कुछ ट्रेजर मिल सके। अब ट्रेजर वर्ल्ड में जाने के दौरान लू फेंग की मुलाकात वहां पर एक एम्पर से भी होती है, जिसका नाम थाउजेंड रैन एम्पर होता है, जो कि लू फेंग की आइडेंटिटी के बारे में पूछता है। लेकिन लू फेंग भी उसे अपनी बातों में कंफ्यूज कर देता है, जिससे कि वो ये समझ ही नहीं पाता कि लूफेंग ब्लेड रिवर एम्पर है या फिर नहीं। अब इसके बाद लूफेंग आगे बढ़ने लगता है, ताकि वो ट्रेजर को खोज सके। अब लूफेंग अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने लगता है, और वो अपने ट्रेजर की खोज में निकल चलता है। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट साइड में ही लूफेंग को मारने की प्लानिंग हो रही होती है, क्योंकि लूफेंग एक पियरलेस जीनियस था, और आखिर कौन नहीं उसे मारना चाहता होगा। अब कुछ अदर रेसेस के बंदे आके लूफेंग की आइडेंटिटी को भी रिवील करने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि लूफेंग ट्रेजर लैंड में ट्रेस को ढूंढ रहा होता है, और वो एक कबाड़ का जगह होता है जहाँ पर कोई भी अपनी किस्मत को आजमा सकता है। लेकिन लूफेंग का अभी कोई भी इरादा नहीं था अपने आइडेंटिटी को रिवील करने में, और वो किसी को भी अपने आइडेंटिटी को फुली तरीके से नहीं बताता कि वही ब्लेड रिवर एम्पर है या फिर नहीं। और जबकि लू फेंग का मुकाबला वो सारे एम्पर्स नहीं कर सकते थे, तो वो लोग भी लू फेंग से फाइट करने की कोशिश नहीं करते, और वो लोग चले जाते हैं ताकि वो लू फेंग के बारे में अपने सीनियर को रिपोर्ट कर सके। अब इसी के बाद लू फेंग वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी में भी जाता है, जहाँ पर वो अपने यूजर नेम को ब्लेड रिवर एम्प्रेस से ही रजिस्टर करा लेता है। और ये वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी आप लोग इसी बात से समझ लो कि ये एक वर्चुअल यूनिवर्स की तरह ही है, जहाँ पर लूफेंग ज्वाइन होकर अपने फैमिली से बात कर सकता है। और जबकि लूफेंग एंचेस्टर वर्ल्ड में आया होता है, तो वहाँ की ये वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी है, जो कि वर्चुअल यूनिवर्स के जैसे ही है। और अब फिर लूफेंग वहाँ पे आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने लगता है, और वहाँ पर लूफेंग की कई सारे लोगों से भी मुलाकातें होती है। लेकिन अभी इन सारी जगह पे लूफेंग अपनी आइडेंटिटी को भी नहीं रिवील कर रहा होता है, और सब जगह इसी बात का ड्रामा चल रहा होता है कि क्या लूफेंग ही ब्लेड रिवर एम्पर है या फिर नहीं। और स्काई वुल्फ के मास्टर, जो कि पहले भी लूफेंग को मारने की कोशिश किए हुए थे, जबकि लूफेंग वहां पे एक जगह फंसा हुआ था, यहाँ पर वो स्काई वुल्फ के मास्टर ने भी लूफेंग पर बाउंटी लगा दिया होता है। लेकिन उसे जब ये पता चलता है कि लूफेंग एंचेस्टर स्कूल में है, तो वो वहां पर कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि एंचेस्टर स्कूल का रूल था कि कोई भी वहां पर किसी को नहीं मार सकता है, अन्यथा वहां पर उसे वहीं पर मार दिया जाएगा। और इसी कारण वो वहां पर के मौजूद एक ऑटोमन बंदे से कांटेक्ट करता है, ताकि वो लूफेंग को वहीं पे मरवा सके। अब यही जान लो कि यूनिवर्स में ह्यूमन, ऑटोमन, स्वॉर्म्स और डेमन पीक के रेसेस मौजूद होते हैं, जो कि पीक रेसेस के अंदर आते हैं, और उन सब में लड़ाई होना लाजमी है, क्योंकि सब लोग अपने रेस के लिए डोमिनेट करना चाहते हैं। वो पूरी कोशिश करेंगे ताकि वो वहाँ के सबसे टैलेंटेड इंसान को मार सके, और वहाँ का सबसे टैलेंटेड लू फेंग भी शामिल था। अब उस टैलेंटेड इंसान को मारने के लिए कुछ अनडाइंग बेमौत मारे ही क्यों न जाए, उनके लिए ये कोई घाटे का सौदा नहीं था। और अब सब लोग प्लान भी बनाने लगते हैं कि आखिर वो लू फेंग को कैसे मारेंगे। अब इसी के साथ लू फेंग को वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी में इनहेरिटेंस पॉइंट्स के भी बारे में पता चलता है, जिससे कि वो फाइट करके जीत के वो वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी पॉइंट्स को अर्न कर सकता है, और उन पॉइंट्स से अपने लिए इनहेरिटेंस के सीट को भी बुक कर सकता है, जिसे वो अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता है। लेकिन इन पॉइंट्स को अर्न कर पाना इतना भी आसान नहीं
हैं ये बहुत ही मुश्किलों भरा काम होता है। लेकिन लू फेंग तो ठहरा जीनियस। वो एक प्लान बनाता है। वो अपने नाम को चारों तरफ फैला देता है कि ब्लेड एम्पर सबको फाइट में चैलेंज कर रहा है। अब लू फेंग ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वहां पर एक रूल होता है कि यहाँ पर एक ग्लोरी पॉइंट को पा पाना बहुत ही मुश्किल होता है और इसी कारण कोई भी इतनी आसानी से फाइट करने के लिए नहीं मानते हैं। अगर तुम उसे चैलेंज भी क्यों ना कर दो, वो इसके लिए हामी नहीं भरते हैं। और लू फेंग ने अपने फेमस होने का यही फायदा निकाला क्योंकि ब्लेड रिवर एम्पर चाहता फेमस था, तो उससे लड़ने के लिए सारे लोग उसके चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट करेंगे। और होता भी ऐसा ही है। वहां पे सब लोग एंट्री लेना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते टोटल वहां पे 6,20,000 एंट्री भी हो चुकी होती है। और जब यहाँ पर बैटल हो रही होती है तो वहां पे जितने भी दूसरे रेसेस के बंदे होते हैं वो सारे असासिनेशन अटेम्प्ट को भी चालू कर देते हैं ताकि वो लू फेंग को मार सके। लेकिन लू फेंग इसमें बहुत बार बच चुका होता है। ये छोटी मोटी अटेम्प्ट असासिनेशन की अटेम्प्ट्स होती हैं, तो इसको मैं इतना भी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि आखिरी में तो लू फेंग उन सबको मार ही देता है। वो सारे छोटे मोटे अंडाइंग्स होते हैं और अंडाइंग्स लू फेंग का क्या ही बिगाड़ पाएंगे। अब यहाँ पर लू फेंग इन सारे कारनामों की खबर प्राइमर केओस सिटी लीडर के पास भी चली जाती है कि लू फेंग ने सबको चैलेंज कर दिया है और इससे वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब जर्नी आगे बढ़ती है और एज ऑलवेज वो मैचेस को जीतने लगता है। अब जेलिसी इस कदर तक बढ़ चुकी होती है कि एक यूनिवर्स मास्टर को एक नाइट को असाइन करना पड़ता है ताकि वो लू फेंग, जिसका नाम ब्लेड रिवर एम्पर था, उसे मार सके। और लू फेंग जो कि एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा है, उसे मारने के लिए एक नाइट को लाया जा रहा है। लू फेंग के लिए ये कितनी ही गर्व की बात होने वाली है। अब लू फेंग फाइट करना स्टार्ट कर देता है और मेजोरिटी मैचेस को वो जीतने लगता है, कुछ ही मैचेस को वो हारता है। अब 2 साल पास हो जाते हैं और लू फेंग ने उन सारे मैचेस को भी खत्म कर दिया होता है और वो 6,10,000 में से 5,103 मैचेस को ही हारा होता है। अब आपको लगा होगा कि ये 5,103 मैचेस आखिर लू फेंग कैसे हार सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये मैचेस वर्चुअल वर्ल्ड में हो रही होती है। लू फेंग अपने सारे पावर्स का यूज नहीं कर सकता है क्योंकि वो वर्चुअल रियलिटी है, नहीं तो लू फेंग यहाँ पे किसी से भी नहीं हारने वाला था। अब सब लोग लू फेंग के ही बारे में बातें करने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहां पे कई सारे बंदे लू फेंग के मेंशन के बाहर भी खड़े होते हैं और लू फेंग का इंतजार कर रहे होते हैं और वो सभी नाइट्स बंदे होते हैं ताकि वो जैसे ही लू फेंग बाहर निकले वो सारे नाइट उसे मार सके और वो सारे नाइट कुत्ते भेड़ बकरियों की तरह लू फेंग पर टूट पड़े और वो सब इसी बात का ही तो इंतजार कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो सब इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि लू फेंग का मैच अब खत्म होने ही वाला था। लेकिन असल बात मसला ये हुआ कि लू फेंग तो वहां से निकलता ही नहीं और वो वहां पर ऐसे ही बैठ जाता है और अपनी बेस गॉड की कल्टीवेशन शुरू कर देता है। और देखते ही देखते एक दो नहीं 900 साल बीत जाते हैं और यहाँ पर वो नाइट अभी भी 9 सालों से वेट कर रहे थे। अब आपको लग रहा होगा कि 9 साल तो बहुत ही ज्यादा हो गया, लेकिन एक नाइट के लिए 900 साल कुछ भी नहीं है। उनके लिए पलक झपकने जितना ही 900 साल आप लोग समझ सकते हो क्योंकि उनकी एज इटर्नल्स होती है, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जी चुके होते हैं। यहाँ पे 900 साल बीत चुके होते हैं और बारी थी तो लू फेंग के निकलने की। वहां पर सारे नाइट लू फेंग के लिए घात लगाए बैठे हुए थे ताकि वो लू फेंग को जैसे ही बाहर निकले वैसे ही मार सके। फाइनली लू फेंग का वहां पे मेंशन का दरवाजा ओपन होता है और चारों तरफ खबर फैल जाती है कि लू फेंग यहाँ पे बाहर निकलने वाला है और वहां पर सभी लोग लू फेंग पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अभी और वहां पर सभी तो नहीं अटैक करते बल्कि एक नाइट जो कि लू फेंग का इंतजार कर रहा होता है वो उस पे अटैक कर देता है। अब पहले तो वो एक मेंटल अटैक करता है ताकि वो अपने सोल का यूज करके लू फेंग को सोल स्लेव बना सके। लेकिन यहाँ पे लू फेंग के बारे में आप लोग जान लो कि लू फेंग ने अपने मोसा क्लासमैन को बॉडी को पहले बाहर की तरफ भेजा होता है जिसके कारण लू फेंग पे सोल इफेक्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा होता। और हमें और आपको पता है कि लू फेंग का जो मोसा क्लासमैन का बॉडी है उसका असल में कोई सोल है ही नहीं, जिसकी वजह से उसको सोल
रूल कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लूफेंग को स्लेव नहीं बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर लूफेंग उसके इस अटैक से तो बच गया था, जिसके कारण वो गुस्से में अपने फिजिकल पावर से लूफेंग को मारने के लिए जाता है। और लूफेंग तो था सिर्फ एक सिटी लॉर्ड का बंदा और सामने था एक नाइट लेवल का बंदा, जिसके कारण अगर फिजिकल अटेम्प्ट की बात करें तो लूफेंग उसके पंचेस को नहीं सह सकता, जिसके कारण लूफेंग वहीं पर मारा जाता है। और जितने सामने भी लूफेंग का इंतजार कर रहे होते, जितने भी नाइट, जितने भी अनडाइन बिंग्स, सबको लगता है कि व्हाट, लूफेंग मारा जा चुका है। और सबको यही लग रहा होता है कि लूफेंग मारा गया है। और लूफेंग के सारे टोरेस जैसे कि साव विंग्स वो सारे वहीं पे गिर जाते हैं, क्योंकि लूफेंग का जो मोसा क्लासमैन का बॉडी होता है वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और सब लोगों ने कई जगह न्यूज भी फैला दिया होता है कि लूफेंग जो कि ब्लेड रिवर एम्पर है वो मारा गया है। और सब लोग खुश हो रहे होते हैं। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि एंचेस्टर स्कूल में किसी को मारना सख्ती से मना है, और जबकि उस नाइट ने ऐसा क्राइम किया है तो रूल के मुताबिक वहां पर जो 5 कलर वाटर अरोरा होता है, जो कि वहां के पूरी जगह को प्रोटेक्ट करता है, वो उसके द्वारा मारा जाता है। अब मरने के बाद अब यहाँ पर सब लोग खुशी मना ही रहे होते हैं कि लूफेंग मारा जा चुका है। लेकिन तभी वहां पर लूफेंग का एक सोल स्लेव आता है, जो कि लूफेंग के साव विंग्स को वहां पर लेने के लिए आया होता है। और यहाँ पर वो उन सब की तरफ देखकर बोलता है कि यहाँ पर अभी हमारे लूफेंग नहीं मरे हैं, क्योंकि मैं उनका एक सोल स्लेव हूँ। और अगर लूफेंग मारा जाता तो मैं अभी मारा जा चुका होता, लेकिन जबकि मैं जिंदा हूँ तो आप लोग ये देख सकते हो, और जबकि मैं यहाँ पे जिंदा हूँ तो आप लोग समझ सकते हो कि मेरे मास्टर जो कि लूफेंग वो भी अभी भी जिंदा है। अब वो सोल स्लेव आता है और वहाँ के सारे जो भी ड्रॉप आइटम्स होते हैं उन सबको कलेक्ट कर लिया होता है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी बाहर बंदे खड़े थे उन सबकी नजर उन्हीं ट्रेजर्स पे होती है, और उन सबको पता होता है उन सारे ट्रेजर्स की वैल्यू, क्योंकि ब्लेड रिवर एम्पर ऐसे ही फेमस थोड़े ना है, उसके सारे ट्रेजर्स की वजह से तो वो फेमस है, और एम्प्रेस को मारने की वजह से। और ये सब मुमकिन हो सकता है सिर्फ एक अल्टीमेट ट्रेजर की वजह से। वो वहां से सोल स्लेव आता है, उन सारे ट्रेजर्स को उठाकर ले जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक ये होता है कि वहां पर जितने भी लोग होते हैं उन सबको ये पता चल जाता है कि लूफेंग मरा नहीं है। और ये बात उनको इतना शॉक नहीं करती, ये बात उनको ये शॉक करती है कि लूफेंग के पास डुअल बॉडी है, मतलब लूफेंग के पास डबल बॉडी है। और ये उनके लिए बहुत ही शॉकिंग बात होती है, क्योंकि किसी भी बंदे के पास डुअल बॉडी होने का मतलब है कि वो थोड़ा सा इनविंसिबल कह सकता है, उसकी एक बॉडी क्यों ना डिस्ट्रॉय हो जाए, वो अपनी दूसरी बॉडी को फिर से ग्रो करा सकता है। और फिर इसके बाद हमें सीन चेंज कर बताया जाता है कि एंचेस्टर स्कूल में रह के किसी को मारना ये तो उनके अपमान के लिए हो गया था, कि ऐसा कैसे हो सकता है। और जबकि लूफेंग जीनियस का भी जीनियस था, जिसके कारण एंचेस्टर स्कूल वाले भी लूफेंग को अच्छे से ट्रीट करते थे और उसको सपोर्ट करते हैं। और लूफेंग को सारी सिचुएशन के बारे में पहले से अंदाजा हो गया होता है, इसी कारण लूफेंग ने पहले अपने मूसा क्लासमैन की बॉडी को ही बाहर भेजा होता है। और इस कारण वो और भी ज्यादा सतर्क हो चुका होता है कि यहाँ पर सब लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा हो भी क्यों ना। अब हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि जिस नाइट ने लूफेंग को मारा होता है वो भी असल में उसका एक क्लोन होता है, उसका रियल बॉडी वहाँ पे मौजूद नहीं होता है, जिसके कारण एंचेस्टर स्कूल वाले उसके रियल बॉडी को ढूंढकर मारने का फैसला करते हैं, कि यहाँ पर वो उसे ऐसा मारेंगे कि उसको फिर से रीइंकार्नेट कर ही नहीं दिया जा सके, ताकि वो फिर से रीइंकार्नेट ना हो सके, उसे फिर से रिवाइव ना किया जा सके। और वो लोग इसी का मिशन चालू कर देते हैं ताकि वो उसे मारकर अपने इस अपमान का बदला ले सके। और अब फिर लूफेंग की बारी थी, जबकि लूफेंग ने इतने सारे मैचेस को जीतकर इतने सारे ग्लोरी ऑफ पॉइंट्स को भी हासिल कर लिया होता है, और अपने आप को वो ट्रेन भी कर चुका होता है 900 सालों तक। तो उसका बारी था वहां के इनहेरिटेंस को लेने की। लूफेंग इसी के लिए वहां पर निकल चलता है। लूफेंग ने जो 6 लाख पॉइंट्स को हासिल किए होते हैं वो उन सारे इनहेरिटेंस को खुद से स्ट्रॉन्ग बनाने में लगा लेता है। अब कुछ समय बाद लूफेंग नॉनसंग 7 फॉर्म्स की पूरी तरीके से मास्टरी कर लेता है। वहीं पर वो साव विंग्स के सेकेंड फॉर्म को भी अनलॉक कर लेता है, जो कि उसकी फ्लाइट की स्पीड को 100 टाइम ज्यादा बढ़ा देती है, और वो बहुत ही तेजी से फ्लाई कर सकता है, और उसके सर्वाइवल के चांसेस भी बढ़ गए होते हैं। अब यहाँ पे उसकी लॉ ऑफ कॉम्प्रिहेंशन
एक्सप्लेनेशन भी 20 लेवल ऑफ हेवनली ब्रिज तक आ चुकी होती है। और फाइनली यहाँ पे लू फेंग को एहसास होता है कि उसे अभी थर्ड बॉडी की बेहद जरूरत है, ताकि वो अपने थर्ड बॉडी को पाकर जल्दी से अनडाइंग बेंग में ब्रेक थ्रू कर सके, क्योंकि उसको मारने के लिए अब एम्पर लेवल अनडाइंग्स नहीं है, बल्कि नाइट और यूनिवर्स मास्टर तक पीछे पड़ चुके हैं। और जब तक लू फेंग एक एम्पर लेवल अनडाइंग बेंग नहीं बन जाता, तब तक वो नाइट को कैसे ही हरा पाएगा। और यही लू फेंग का मिशन बन चुका होता है। वो निकल जाता है सीक्रेट रिलम में। अब यहाँ पर जाके लू फेंग अपने थर्ड बॉडी की तलाश करना शुरू कर देता है, और वहां पर आकर कुछ ऐसे भी क्रिएचर्स होते हैं जो कि मिलियंस ऑफ किलोमीटर हाइट में होते हैं, लेकिन वो लू फेंग के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। जिसके बाद वो और भी आगे खोजना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे सब कुछ डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, मैं इन सबको थोड़ा सा शॉर्ट में लेके जाने वाला हूँ। अब 300 मिलियन किलोमीटर बड़े क्रिएचर्स के बारे में भी बताया गया है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फालतू की चीजें हैं, क्योंकि लू फेंग तो ऐसे भी उन सबको नहीं लेने वाला है। तो उन सबको कंक्लूड करने का क्या ही मसला बनता है। तो चलो आगे जानते हैं कि आगे क्या होता है। अब सर्च करते करते लू फेंग नाइन रिमोट ने स्पेस में पहुंच जाता है, जो कि एंसेस्ट्रल गॉड सीक्रेट रीजन का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस लोकेशन में से एक था, जहां पर किसी नाइट के भी सरवाइव करने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और जबकि ये एरिया डेंजरस था, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी भर भर कर आने वाली है। और लू फेंग यहाँ पे अपने उसी पिछले तरीके को यूज करता है, अपने रियल बॉडी को सेफ रखता है और मूसा क्लैंसमैन की बॉडी को वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए भेजता है, क्योंकि लू फेंग का कोर इम्पोर्टेंट है। मूसा क्लैंसमैन मर भी गया तो लू फेंग उसे फिर से थोड़ी सी एनर्जी देकर रीजनरेट कर सकता है। और लू फेंग इसी तरीके को फॉलो करके वहाँ पे शायद अब सर्च करने लगता है। दिखाया जाता है लू फेंग को वहाँ पर वर्ल्ड ट्री भी मिलता है, जिसके बारे में वो प्राइमेट केओस सिटी लीडर से भी बात करता है कि यहाँ पर मुझे वर्ल्ड ट्री मिला है। अब वर्ल्ड ट्री एक एंशिएंट क्रिएचर बेंग है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और इसकी साइजेस भी मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स में होती है। अब लू फेंग यहाँ पे प्राइमेट केओस सिटी लीडर से बात करता है, लेकिन यहाँ पे प्राइमेट केओस सिटी लीडर से उसे पता चलता है कि उसको हाइब्रिड करके अपने थर्ड बॉडी को बना पाना ये थोड़ा सा लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि सेक्टर लॉर्ड में उसे ब्रीड कर पाना बहुत ही ज्यादा कठिनाई होता है। लू फेंग उसको नहीं कर सकता है, जिसके कारण लू फेंग को ये वर्ल्ड ट्री का ऑप्शन को इग्नोर करना पड़ता है और उसे फिर से यहाँ पे दूसरे चीजों के बारे में सोचना पड़ता है कि आखिर उसे कौन सी अपने थर्ड बॉडी को चूज करना चाहिए। जिसके बाद वो और भी ज्यादा सीक्रेट रीजन के डीपर हिस्से में जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे एक वर्म होल बना होता है। अब वर्म होल जिसे नहीं पता है उसे मैं आपको बता दूं कि वर्म होल एक ऐसा टेलीपोर्टेशन सिस्टम मान लो, जिसके तरह से आप एक तरफ से घुसेंगे तो वहाँ पर आप किसी और ही जगह पे टेलीपोर्ट होकर आ जाएंगे, और ये एक शॉर्टकट की तरह आप मान सकते हैं। और वहाँ पर लू फेंग उसे देखने लगता है, और लू फेंग को भी क्यूरियोसिटी होने लगती है कि आखिर एक वर्म होल यहाँ पे क्यों है। जिसके बाद लू फेंग भी उस वर्म होल में चला जाता है ताकि वो उसे एक्सप्लोर कर सके। लेकिन दिखाया जाता है कि लू फेंग जब उस वर्म होल को क्रॉस करता है तो फिर से उसे एक और वर्म होल दिखता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ जाता है और सभी वर्म होल को क्रॉस करने लगता है। लेकिन यहाँ पे ताजुब होने की बात ये थी कि वहाँ पे टोटल 10,081 वर्म होल्स मौजूद थे, और लू फेंग उन सबको धीरे धीरे करके ट्रैवल करके क्रॉस करने लगता है। अब उन सबको क्रॉस करते करते वो एक अलग ही जगह पे आ जाता है। अब ये लू फेंग के लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। क्यों? तो चलिए जानते हैं। अब लू फेंग उन सारे वर्म होल के थ्रू ट्रेवल कर लेता है। अब जब लू फेंग उन सारे वर्म होल के थ्रू ट्रेवल कर लेता है तो लू फेंग को वहां पर एक 5 कलर पूल दिखता है, पर लू फेंग को इसके बारे में नहीं पता होता है कि आखिर ये चीज क्या है। लेकिन वो देखने में भी कोई ट्रू ट्रेजर जैसा लग रहा होता है। जिसके बाद लू फेंग उसे वर्चुअल यूनिवर्स में जाके उसके बारे में सर्च करता है, और जबकि लू फेंग की अथॉरिटी और भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसके कारण वो इसके बारे में सर्च करता है और उसे आसानी से पता चल जाता है, और उसे पता चलता है कि असल में ये 5 कलर पूल एक ट्रू ट्रेजर्स की कैटेगरी में आता है। और वहां उसी 5 कलर पूल में भी एक स्पेस हट मौजूद होता है, जो कि असल में एक ट्रू ट्रेजर होता है। अब क्या शाम तो आप इसके इसी बात से समझ लो कि अगर वहां पे कोई भी यूनिवर्स मास्टर लेवल के वॉरियर का 50% अनडाइंग बॉडी भी गवा दिया हो, स्पेस हट आराम से उसके 50% लॉस्ट अनडाइंग
बॉडी को रिकवर कर सकता है। और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा ट्रेजर हो सकता है। अब लू फेंग वहां पे इंतजार करने लगता है क्योंकि स्पेस फ्रूट को वहां पे अभी पकने में थोड़ा सा समय लगने वाला है। अब समय कितना लगने वाला है ये तो किसी को भी नहीं पता था, इसलिए लू फेंग वहां पे इंतजार करने का फैसला करता है। और लू फेंग ऐसे ही इंतजार करने लगता है, लेकिन लू फेंग यहाँ पे बड़ी ही सावधानी से वहां पे लुका होता है और वहां पे छिप जाता है क्योंकि उसे पता था कि ये एक ट्रू ट्रेजर से और इसको पाने के लिए नाइट भी अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हो सकते हैं। लू फेंग इंतजार करता है और वहां पर हमें पता चलता है कि असल में वहां पे एक नाइट की भी नजर होती है उस ट्रू ट्रेजर पे। और वो नाइट वहां पर डेली आके उस ट्रू ट्रेजर को देखा करता था कि वो वहां पर मौजूद है या फिर नहीं। अब कुछ समय बाद वो नाइट भी वापस आ जाता है। अब लू फेंग को भी यहाँ पर एहसास हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी क्योंकि उसके सामने एक नाइट आया हुआ है और वो ऐसे ही वो इस ट्रू ट्रेजर को नहीं हाथ से जाने देने वाला था। लेकिन यहाँ पे नाइट उसके सामने आ जाता है और लू फेंग उसके सामने ही खड़ा होता है स्पेस हट के बगल में ही। तो यहाँ पे लू फेंग जीनियस था, तो लू फेंग के दिमाग में एक तुरंत ही आइडिया आता है और वो उस नाइट को धमकाते और डराते हुए कहता है कि अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो याद रखना तो मैं यहाँ पे खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लूंगा, और अगर मैंने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया तो ये स्पेस हर्ट भी इसी के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिसके कारण नाइट भी उसकी बातों को मानने लगता है और उसको कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करने वाला हूँ, लेकिन खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मत करो। और लू फेंग के हर एक कंडीशन को मानने के लिए तैयार हो जाता है, उसके कंडीशन के बारे में पूछता है। अब यहाँ पे लू फेंग के सामने नाइट खड़ा होता है और आखिर सामने एक एम्पर लेवल अनडाइंग मैन को देखकर आखिर कौन नाइट उस पे अपने सोल टेक्निक का यूज नहीं करेगा। और वो नाइट भी ऐसा ही करता है, लेकिन उसको ये भी पता चल चुका होता है कि लू फेंग पर सोल अटैक का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अब कहानी हर बार की तरह लंबी चलने लगती है, उन दोनों में बहस होने लगती है कि आखिर क्या किया जाए। लेकिन हमें पता है कि स्पेस हट अभी तक पूरी तरीके से मैच्योर नहीं था और उसी वक्त दिखाया जाता है कि वो थोड़ा सा मैच्योर भी होने लगता है, जिसके कारण नाइट का ध्यान भी स्पेस हट की तरफ आ जाता है और यही मौका मिल जाता है लू फेंग को वहां से खिसक कर जाने के लिए। अब लू फेंग इसलिए ऐसा करता है क्योंकि लू फेंग ने पहले ही स्पेस हट के बारे में रिसर्च कर लिया होता है और यहाँ पे एक रीजन भी होता है। अब लू फेंग खिसक जाता है और वहां के वर्म होल के थ्रू टेलीपोर्ट करके वहां से निकल जाता है। अब नाइट को दिखाया जाता है जो कि स्पेस हट के पास ही जाने लगता है, उसे पकड़े रहता है और कहता तो फाइनली मेरे इतने सालों की मेहनत रंग लाई है, और वो उस स्पेस हट को देखने लगता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथों में ही वो स्पेस हट टूट जाता है और बेचारे की 3000 इराज की मेहनत बेकार चली जाती है। अब 3000 इरा कम नहीं होता है क्योंकि 1000 इराज में ही 10,081 ईयर्स होते हैं और 3000 एरा आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब लू फेंग वहां पे पहले से ही निकल चुका होता है क्योंकि लू फेंग को इसके बारे में पता चल चुका होता है कि यहाँ पे वो जरूर वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसी कारण लू फेंग वहां पे नहीं रुकता है। दिखाया जाता है कि लू फेंग बहुत ही दूर निकल चुका होता है और वो नाइट भी बहुत ही गुस्से में होता है कि आखिर कैसे हो सकता है। अब लू फेंग वहां से टेलीपोर्ट होकर कहीं और ही जाने वाला होता है, लेकिन स्पेस में किसी डिस्टरबेंस के कारण वो किसी और ही जगह टेलीपोर्ट हो जाता है और जब वो अपने मैप में देखता है तो वो जगह नाइन रिमोटनेस के बगल में ही होता है, जिसके कारण वो उसे इतनी ज्यादा चिंता नहीं होती है और वो आगे बढ़ने लगता है। अब दिखाया जाता है कि लू फेंग ने चालाकी से वहां एक और स्पेस हट को चुरा लिया होता है और अपने पास ले लिया होता है। अब इसी के साथ लू फेंग उस स्पेस हट को भी कंज्यूम कर लेता है, जिसके कारण उसके मोसा क्लैंसमैन की बॉडी 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल हो जाती है और वो स्पेस लव और टेलीपोर्टेशन को भी अच्छे से यूज कर पा रहा होता है। अब जैसा कि मैंने एक शॉर्ट्स में भी आपको बताया था कि लू फेंग के पास स्पेस डोमेन भी होता है जो कि उसकी मोसा क्लैंसमैन की बॉडी की पावर होती है और उसी से वो जनरेट कर सकता है। और जब उसने उस स्पेस फूड को खाया होता है तो उसकी टेलीपोर्टेशन स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, उसकी रेंज भी इंक्रीज हो चुकी होती है। यहीं तक नहीं, उसके पास डोमेन भी आ जाते हैं जो कि स्पेस डोमेन होती है और
अब इस डोमेन की खासियत ये होती है कि लूफेंग वहाँ के 6000 माइल्स के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो उन सबको कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वो लूफेंग की डोमेन होती है। अब लूफेंग वहाँ पे अपने स्लेव्स के साथ भी डोमेन की प्रैक्टिस करने लगता है और उन सबको जादू दिखाता है कि देखो यहाँ पे गायब हो सकता हूँ, और यहाँ पर वो अपने थर्ड बॉडी के साथ ही ऐसा कर रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि लूफेंग ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है ताकि वो अपने थर्ड बॉडी के लिए वहाँ पे एक सुटेबल कैंडिडेट को खोज सके। अब वो आगे बढ़ने लगता है और फिर से वो वहीं पे आ जाता है वर्ल्ड ट्री में, जो कि 316 मिलियन किलोमीटर बहुत ज्यादा लंबा होता है। और लूफिंग यहाँ पर डिसाइड करता है कि क्यों ना इसे आजमाया जाए और इसे अपने थर्ड बॉडी बनाकर देखा जाए। अब यहाँ पे इन सब के भी अलग अलग लेवल थे, अनडाइन में भी, कुछ सेक्टर लॉर्ड्स में भी, लेकिन इन सब के सेक्टर लॉर्ड्स के भी जितने भी वर्ल्ड ट्री होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और इन सब की लेंथ भी 40 मिलियन किलोमीटर होती हैं। अब सिंपली यहाँ पर देखा जाए तो मैं यहाँ पे बहुत ही बकवास लिखी हुई होती है, और सिंपली मैं यहाँ पे सिंपलीफाई करके बता देता हूँ कि लूफेंग अपने मोसा क्लैंसमैन से बॉडी को बहुत बार यहाँ पे लगातार कोशिश करता है ताकि वो वर्ल्ड ट्री के एक छोटे से हिस्से को भी ले सके, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जाता है। वहाँ पे कई साल तक वहाँ पर कोशिश करने लगता है, लेकिन वहाँ पे वो नहीं कामयाब हो पाता है क्योंकि वहाँ का वर्ल्ड ट्री का जो पावरफुल मेंबर होता है वो लूफेन के वहाँ पे पहुंचने से पहले ही मार देता है, जिसके कारण लूफेन वहाँ के एक भी छोटे से पार्ट्स को नहीं कंज्यूम कर सकता है। अगर लूफेन को वहाँ पर एक छोटे से पट्टे का भी हिस्सा मिल जाता तो लूफेन अपने थर्ड बॉडी को बना सकता है, लेकिन ऐसे ही टाइम बीतने लगता है, लूफेन को यहाँ पे नाकामयाबी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता है। अब यहाँ पे लूफेन का अलग ही सीन चल रहा होता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है दूसरे सीन का, जहाँ पे नाइन रिमोटनेस में कुछ और लोग भी आ जाते हैं जो कि असल में दूसरे रेसेस के ग्रेट बीइंग्स होते हैं, जिनमें से एक नाइट होता है और 6 अनडाइंग बीइंग्स होते हैं। उनमें से एक क्रो नाइट होता है और बाकी जो मेन होता है वो बार्क मिरर एम्पर होता है, और बाकी के कुछ अनडाइंग जो कि 4 अनडाइंग्स बचते हैं वो असल में लोअर लेवल के अनडाइंग बीइंग्स हो सकते हैं। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि वो भी उसी इलाके में आ चुके होते हैं जो कि लूफेंग मौजूद था, लेकिन उससे थोड़ा सा दूर था, और वहां पर वो सब वहां पे ऐसे एक्सप्लोर करने लगते हैं क्योंकि उन्हें भी यहाँ से चाहिए था खजाना, और वो यहाँ पे खजाना ढूंढने के लिए आए हुए होते हैं। अब सब लोग वहां पे टेलीपोर्ट करके आगे बढ़ने लगते हैं, वहां पे खोजने लगते हैं। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी बकवासें होती है जिसको कि मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि मैं कुछ ज्यादा स्किप कर रहा हूँ, तो पहले मैं यहाँ पे नॉवेल को कंप्लीट कर दूंगा और कुछ ही वीडियोस में इस सब को कंप्लीट करने वाला हूँ, क्योंकि ज्यादा नहीं 1500 चैप्टर्स ही मौजूद हैं। तो मैं ऐसे ही अगर करूँ तो 40-50 चैप्टर्स अगले वीडियोस में कंप्लीट कवर करूंगा, जिसके कारण ये आराम से कुछ ही चैप्टर्स में कुछ ही वीडियोस में कवर अप हो जाएंगे। अब दिखाया जाता है कि वो सारे अनडाइंग्स और नाइट आगे बढ़ने लगते हैं, और उनमें से एक बंदा होता है जिसका नाम होता है बार्क मिरर एम्पर, जो कि एक अनडाइंग बीइंग होता है। उसके पास एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका नाम यूनिवर्स मिरर होता है, और ये 1 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को आराम से स्कैन कर सकता है कि वहां पे कोई मौजूद है या फिर नहीं, और वो इसी के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं। अब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और तभी उसके सिग्नल वाले ट्रांसमीटर में उसे लूफेंग के बारे में पता चलता है, और जबकि लूफेंग ने अपने आप को ब्लेड रिवर एम्पर से रजिस्टर किया होता है, जिसके कारण उसके नाम ब्लेड रिवर एम्पर से शो कर रहा होता है, और उन सबको भी लूफेंग के वहां होने की खबर लग जाती है। और जैसा कि वो लोग दूसरे रेजर्स के होते हैं तो लूफेंग को हंट डाउन करने का उनका मिशन भी अपने आप स्टार्ट हो चुका होता है, और सब लोग खुश हो जाते हैं कि फाइनली इतने समय बाद उन्हें ब्लेड रिवर को मारने का मौका मिला है। लूफेंग को इस बात की भनक तक नहीं होती कि उसे मारने के लिए कुछ ग्रेट बीइंग्स आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर लूफेंग उस नाइट स्टोन साइन एम्पर लेवल अनडाइंग्स बीइंग के साथ फाइट करके कैसे सरवाइव कर पाता है। यहाँ पे अगले वीडियो कुछ 2-3 दिनों में आने वाली है, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटिंग करने में बहुत ही टाइम लगने वाला है, क्योंकि मैं सबको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना।